वेलकम डेलीगेट्स। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सभी को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली की भी अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हम अपनी वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले जिससे हम लोगों की प्रथा है कि हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। मैं गायत्री मंत्र का जाप का उच्चारण करने जा रहा हूँ। मेरे साथ साथ आप लोग भी अपना मनी मन गायत्री मंत्र का जाप उच्चारण करें। फिर अपने हम सरस्वती पुत्र श्री अंकित जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। अंकित सर अपना आप बनता। धन्यवाद सर। आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। सभी को आज धनतेरस और आने वाले त्योहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आप सभी के लिए मंगलमय हो। हमने लास्ट मीटिंग में 300 का आंकड़ा पार कर लिया था, और अब हम 400 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इसके भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं सर। आज हमारी कंपाउंड की रिटर्न की लास्ट डेट है 18 तारीख। हालांकि पोर्टल पे 3B की लास्ट डेट भी 25 तारीख अनेबल हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि 3B की डेट एक्सटेंड हो गई है। तो मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन उन्होंने इसलिए नहीं निकाला होगा ताकि रिटर्न जो जमा हो सके वो सबमिट हो जाए और सरकार को टैक्स मिल जाए टाइम से। तो नोटिफिकेशन आना चाहिए वैसे इसके लिए, अगर डेट एक्सटेंड हुई है। पोर्टल अभी मंथली और क्वार्टरली दोनों के लिए 25 तारीख शो कर रहा है। इसके अलावा पोर्टल पे हमारी एनुअल रिटर्न रिफ्लेक्ट हो गई है। तो एनुअल रिटर्न के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, उसके बाद फिर क्वेरीज ले लेंगे। एनुअल रिटर्न 24-25 पोर्टल पे अनेबल हो गई है। जैसा कि सबको पता है, सर्विसेज में रिटर्न्स में एनुअल रिटर्न पे क्लिक करेंगे, 24-25 सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे तो हमारी एनुअल रिटर्न रिफ्लेक्ट हो जाती है। एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए पहले नोटिफिकेशन आ चुका था कि जिनकी टर्नओवर एनुअल 2 करोड़ है, 2 करोड़ तक है, उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। 2 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टर्नओवर है तो आपको एनुअल रिटर्न भरना कंपलसरी है। 5 करोड़ के लिए 9C भी कंपलसरी है, 5 करोड़ से नीचे सिर्फ 9। टेबल 4 में हमारा GST-1 का डाटा आता है। टेबल 5 में हमारा एग्जेप्टेड का डाटा आता है, या एक्सपोर्ट है या नॉन GST की आइटम्स है, तो वो सारा डाटा टेबल 5 में आता है। टेबल 6 में इस बार थोड़ा सा चेंज है, जो कि काफी पहले चेंज आना चाहिए था। इसमें एक नया कॉलम इंसर्ट कर दिया है A1। अमित श्रीवास्तव जी प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू सर। टेबल 6 में एक नया कॉलम इंसर्ट किया है A1 के नाम से, ITC ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल इन द फाइनेंशियल ईयर विच इज इंक्लूड इन 6 above अदर देन रिक्लेम। तो पिछले 2017 से लेके अभी तक इस कॉलम का वेट कर रहे थे सब, और अब जाके ये कॉलम इंसर्ट हुआ है, जिसमें हम अलग से मेंशन कर सकते हैं कि हमने लास्ट ईयर की ITC इस साल में कितनी ली है, जिसको हम लास्ट ईयर की एनुअल रिटर्न में 8C में शो करते थे। तो उस ITC को इस साल की रिटर्न में कहाँ पे शो करें, उसके लिए कोई कॉलम नहीं था। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी ये बताने के लिए
तो इस बार की एनुअल रिटर्न में इस कॉलम को इंसर्ट कर दिया गया है, जिसमें आप अपनी कोई भी आईटीसी जो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, आपकी पिछले साल की थी, आपने इस साल क्लेम की थी, उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद नेट आईटीसी आपकी रह जाएगी जो आपने इस साल के लिए क्लेम की है। बाकी सारे कॉलम एज इट इज हैं, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। कोई भी हमारी आईटीसी रिवर्स होती है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें टेबल 7 में देनी होती है। टेबल 8 में जो डाटा आएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर टू बी, लेकिन जो डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो एज पर टू ए डाटा आ रहा है। जो हमारा इस साल से रिलेटेड बिल है वो सिर्फ वही डाटा इसमें रिफ्लेक्ट होगा, इसके अलावा कोई डाटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। टेबल 9 में हमारी टैक्स की डिटेल आती है, कितना हमने पे आईटीसी के थ्रू किया है, कितना कैश लेजर के थ्रू किया है। एक यहाँ पर समरी एक्स्ट्रा ऐड हो गई है एचएसएन समरी के लिए। जो हम अपनी ज्येष्ठा वन में एचएसएन समरी डिटेल डालते हैं तो वो यहाँ पर कंसोलिडेटेड होके आ रही है, जिससे हम पूरे साल की एचएसएन समरी मैच कर सकते हैं। टेबल 8A हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल 3 भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। पूरे साल की जीएसटी वन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। और सिस्टम कंप्यूटर जीएसटी 9 यहाँ से डाउनलोड हो अंकित सर, जाएगी। जी सर। ये एचएसएन कोड वाला है, ये भी डाउनलोड हो जाएगा क्या? हाँ जी, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको मैंने ट्राई किया था, हुआ नहीं था मेरा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसमें टाइम आ जाता है, लिखा हुआ भी है फाइल जनरेशन इज इन प्रोग्रेस, मे टेक अप टू 20 मिनट्स। हाँ, ये लिख के आया था बस। मैं 20 मिनट तक हाँ, वेट किया था, आया नहीं। 2-3 बार क्लिक करना पड़ेगा, हो जाएगा सर। हो सकता है किसी फाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही हाँ। हो, मैंने किया था एक में तो हो गया था। एनुअल रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है, तो अभी हमारे पास टाइम है, हम आराम से इजीली अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। किसी के एनुअल रिटर्न से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज। अगर किसी भाई की एनुअल रिटर्न से संबंधित कोई क्वेरी हो तो कृपया आप पूछ लीजिए। एनुअल रिटर्न से रिलेटेड कुछ एफएक्यू हैं तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। कुछ क्या बोल रहे हैं, जो कवर था मुझे। सबसे पहली क्वेरी ये थी कि 9 और 9C अनेबल कब होता है, तो इसका आंसर उन्होंने दिया है कि जो हमारी रिटर्न्स हैं, चाहे ज्येष्ठा 1 हो 3B हो, अगर हमने 24-25 की अपनी सारी रिटर्न ज्येष्ठा 1 और ज्येष्ठा 3B सबमिट कर दिया तभी हमारा 9 ओपन होगा, उसके बिना हमारा 9 ओपन नहीं होगा। अगर हमारी कोई भी ज्येष्ठा 1 और 3B पेंडिंग होगी तो क्या हमारा 9 अनेबल हो जाएगा, दूसरी क्वेरी थी। तो उसमें उन्होंने कह दिया कि जब तक आपका ज्येष्ठा 1 और 3B नहीं सबमिट होगा तब तक 9 अनेबल नहीं होगा। तीसरी क्वेरी थी कि जो GSTR 9 की टेबल 8A है
उसमें डाटा ऑटो पॉपुलेटेड होता है, वो कैसे होगा। तो उसमें इन्होंने लिखा है कि उसके अंदर 24-25 के वो सारे बिल इंक्लूड होंगे जो 25-26 के 2B में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और जो हमारे 23-24 के बिल थे 2B में, वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। एक्सक्लूड द इनवॉइसेस पर्टेनिंग टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 23-24। जो हमारे इस साल की 24-25 की 2B में आ रहे थे वो बिल उसमें नहीं हो। चौथी क्वेरी ये थी कि IMS डैशबोर्ड से कुछ इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा एनुअल रिटर्न पे। तो इसमें भी इन्होंने कहा है कि उसका कोई इम्पैक्ट एनुअल रिटर्न पे नहीं होगा। इसमें फिर पांचवी क्वेरी थी कि अगर कोई आप 1A फाइल करते हैं, जैसे पहले ज्येष्ठा 1 फाइल करी और उसके बाद में अगर आपकी कोई भी उसमें करेक्शन है और उसके लिए आप 1A फाइल करते हैं, तो क्या उसका असर हमारे ज्येष्ठा 9 पे आएगा। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी आपने 1A में अमेंड किया है, अमेंड के बाद जो डाटा है वही आपके एनुअल रिटर्न में रिफ्लेक्ट होगा। जो नया टेप कॉलम इंसर्ट किया है उसके बारे में क्वेरी थी कि इसमें कौन सी हमें अमाउंट फीड करनी है। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि जो नया कॉलम इंसर्ट हुआ है उसमें हमें जो हमने 23-24 की ITC 24-25 में क्लेम की है उस डाटा को हमें रिफ्लेक्ट करना है, ताकि हमारा जो फिर नेट आए वो सिर्फ 24-25 की ITC रह जाए जो हमने 24-25 में क्लेम किया है। तो अचानक मध्यांचल को बैलेंस बताएं पहले। तो कहाँ अपनी गाड़ी फंस गई थी। बाकी सब कॉलम एज इट इज है। किसी की कोई और क्वेरी हो तो प्लीज। किसी भाई को सवाल हो इस संबंध में, कृपया सवाल पूछ लीजिए। हाँ अंकित सर, हाँ अंकित जी, एक मेरा प्रश्न है कि जी सर। यदि 8A में, अगर 8A में कोई एंट्री हमारी निगेटिव में प्रदर्शित हो रही है, तो क्या ऐसी स्थिति में हमें वो बिल्स, वो सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन अगर है, तो क्या उसकी एंट्री हम एनुअल रिटर्न में कर सकते हैं? नहीं, 8A में या 2A में? नहीं, एनुअल रिटर्न में, GSTR हाँ 9 जी। में जी। अगर कोई एंट्री निगेटिव अगर शो कर रही है 8A में, जैसे कि किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है बैक डेट से, तो ऐसी स्थिति में क्या उसकी हम एंट्री ले सकते हैं एनुअल रिटर्न में? बस ये मेरा प्रश्न था। नहीं सर। आप म्यूट हो गए। जी जी जी, जी बताइए। सर नहीं ले पाएंगे सर। नहीं ले पाएंगे उसको? नहीं सर। हाँ अंकित सर। जी सर। हेलो। हाँ जी सर बताइए। एक ही HSN कोड में दो तो टैक्स रेट है, 5 और 18 दोनों है, हाँ जी। तो इसका इम्प्लीमेंट कैसे? HSN समरी में आप डाल सकते हैं। उसमें HSN कोड में आपको 12% की डाटा अलग फीड करना होगा, 5 का अलग करना होगा। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी जो नया जो कानून है ना, 5 और 18, जी। पुराने की बात नहीं कर रहा, अभी की नई की बात कर रहा हूँ। एक ही HSN कोड में 5 और 18 है।
एक नहीं। में बोल रहा है कि अगर मेडिकल में यूज करेगा तो 5 यूज करेगा, और इंडस्ट्री में यूज करेगा तो 18% टैक्स देना होगा। एक ही HSN कोड है, सेम। है सर, वो उसमें भी है, बुक्स में, उसमें रजिस्टर में भी है ऐसे ही। अगर आप स्कूल के लिए यूज करते हैं रजिस्टर तो उस पे एग्जाम्प्ट है, और अगर आप ऑफिस पर्पज से यूज करते हैं तो उसका टैक्सेबल है। तो जैसे मैंने तो परचेज किया है, वापस सेल कर रहा हूँ, तो जी मेरे को क्या मालूम, 2 0 में सेल करूंगा कि 18 में सेल करूंगा? मैं तो अपने जैसे परचेज किया सेल कर रहा हूँ। देखो, रजिस्टर में तो उन्होंने कहा है कि आपको उनसे एक जो आपसे परचेज कर रहे हैं उनसे एक लिखित में लेना होगा कि हम इस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तब आप उसको बिलिंग करेंगे। नहीं नहीं, जिससे मैंने परचेज किया, चलिए एक लेटर दे दिया, तो वो क्या 18 की जगह 5 का बिल काट के देगा मेरे को? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अरे, इन्वर्टर ड्यूटी का पूछ लूँ क्या? जी सर। इन्वर्टर ड्यूटी में अभी जैसे 13% का लोचा आ रहा है व्यापारियों का, तो हाँ मेरा जी। सुझाव था कि अगर व्यापारी तो मैन्युफैक्चरिंग कर लेता, जब तक सेल नहीं करेगा तो उसको इन्वर्टर ड्यूटी का टैक्स नहीं मिल रहा। जी। मैन्युफैक्चरिंग तो पहले होगी, सेल कब होगी उसका कोई ठीक नहीं है। हाँ आज जी। मैन्युफैक्चरिंग हुई, 2 महीने बाद सेल होगी, जी। तो उसको टैक्स का पैसा रिफंड नहीं मिल पा रहा है उस हिसाब से। वो तभी मिलेगा, खाली परचेज करने से टैक्स रिफंड नहीं हो पाएगा। जब वही सेल वही होगी बात है, तभी तभी होगा। तभी मिलेगा। तो मेरा एक तो सुझाव था कि अगर वो जैसे ऑलरेडी पहले से इन्वर्टर ड्यूटी वाला दिखा रहा है, तो उसको क्या सरकार जो 18% जो टैक्स ले रही है, तो उसको 10% इनपुट पर हफ्ता, उसके जब अकाउंट जो जमा हो जाएगा, ये रिटर्न, तो उसको रिफंड नहीं कर सकती है सरकार, जो व्यापारी का पैसा ऑटो ब्लॉक नहीं हो। ऑटोमेटिकली नहीं होता ना सर। आपकी जब तक सेल नहीं होने की तब तक स्टॉक खड़ा रहेगा। आप खाली नहीं परचेज करके आप उसका आईटीसी कैसे क्लेम कर सकते नहीं, वही बात कह रहा हूँ मैं तो आपको, वही समझाना चाह रहा हूँ। अभी का नियम तो यही है, जब तक सेल नहीं करोगे मेरे को इन्वेंटरी ड्यूटी का टैक्स का पैसा नहीं मिलेगा, ये हैं? जी फॉर्मूला सर। है। जी। लेकिन अब अभी जब तक मेरा अभी अभी जैसे हमारे लोग का ऑफ सीजन है, हमारा माल बिकता नहीं है, हम लोग पार्टी से एडवांस ले लेते हैं, माल बना बना के अपने गोडाउनों में रखते हैं। अब मेरे को तो पैसा चाहिए, सब पैसा तो वहां ब्लॉक हो गया सरकार के पास। सर ऐसे तो देखो, कोई भी खाली ये परचेज के बिल लेके आईटीसी क्लेम करता रहेगा, कैसे पता चलेगा? नहीं, तो सेल तो आप तो 5 ही सिर्फ, दिखाएगा, वो तो क्लियर कर रहा था तो। सर वो तो अगर जब दिखाएगा सेल तभी तो अब मानेगी ना सरकार। आपने नहीं, मान लो वो आज स्टॉक खड़ा कर लिया, कल क्या होगा हाँ, ये तो नहीं पता ना कुछ भी। आप वो तो अपनी मालूम। जगह सही हो, लेकिन जहाँ पे टैक्स चोर रहे हैं तो वो सरकार हाँ, को तो उन्हें भी देखना है ना। नहीं नहीं, वो भी, और इसमें मैंने एक सुझाव और बनाया है। अगर मेरे को सरकार 10% रिफंड दे देती है, और अगर जी। मैं इस बीच में वो माल को 18% में बेचता हूँ वापस, पैसा तो मैं ले लिया, तो सरकार जितना दिन का पैसा लिया हूँ उतना दिन का इंटरेस्ट जोड़ के लेगी मेरे से वापस पैसा। सरकार को च- सुझाव भेजना आपके पास की तरफ से मैं चाहता हूँ। ठीक है सर, कोई नहीं। किसी और मेंबर की कोई क्वेरी हो तो प्लीज। अंकित जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये सेक्शन 74 एक पर एक चीज मेरा एक बताओ। प्रश्न है। जी। एक जैसे सेक्शन 74 में जो नोटिस आता है, उसमें टैक्स और इंटरेस्ट हम जमा करा रहे हैं, तो पेनल्टी पे वो हो सकती है। सेक्शन 74 में पेनल्टी वेव ऑफ नहीं हो पाएगी सर। फिर 30 महीने के जो बिल है क्या टोटल तरीका है उसका? 1,81,000 इंटरेस्ट पेनल्टी पे को टैक्स जमा करा दें। 30 महीने। नोटिस कब आया सर आपके पास 74 का? इस 21-22 का अभी कुछ दिन पहले ही आया, 15 दिन पहले। तो आपको नोटिस में 25% पेनल्टी जमा करानी होगी। 77,000। इसका क्या प्रोविजन? 25% पेनल्टी जमा करा के हो जाएगा? हाँ जी। क्या उसका कोई तीस सर्कुलर वगैरह है तीस आपके दिन के पास? 30 दिन के अंदर अगर आप जमा कराते हैं तो पेनल्टी 25% है। अच्छा, तो कोई सर्कुलर है अपना? सर्कुलर नंबर क्या है इसका? एक्ट में ही है सर ये तो। एक्ट में कहाँ पर? कौन? एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है 74 में ही। उसमें है कि अगर DRC 1A के अगेंस्ट नोटिस आता है
तो आपको 15% पेनल्टी जमा करानी होती है। अगर TR1 में नोटिस आता है 74 में, तो आपको 25% पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी। और अगर आप 30 दिन के बाद जमा कराते हैं तो 50% है। और ऑर्डर के 30 दिन के बाद 100% पेनल्टी। तो जैसे सब डॉक्टर के नोटिस के अगेंस्ट में हम 25% जमा करा दे अभी है। हाँ जी, अगर आप अपना रिप्लाई के साथ में 25% पेनल्टी के साथ अपना रिप्लाई देंगे तो वो आपको फिर एक्सिस कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा, तो ये जो पेनल्टी के प्रोविजन कहाँ मिलेंगे, अपन कहाँ देख सकते हैं ना? सेक्शन 74 पढ़ो सर। हाँ, सेक्शन 74 में ही है। हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है, देख के मैं बता। अंकित जी, जी बात सर, आप बताइए सर। मेरा गोल लकड़ी का काम है, ट्रेडिंग का, जी सर। है ना? और मेरी लकड़ी पड़ी हुई रहती है, कई दफा रुक जाती है। मेरे जी ऐसा ही भी हुई। मेरी लकड़ी में स्टॉक में 50 लाख का अंतर पाया गया। जी मैंने उन्होंने कहा कि मेरी लकड़ी में इसमें दीमक लग गया था, और मैंने वो लकड़ी, जो दीमक लगी लकड़ी थी, वहां से हटवा दी, क्योंकि बाकी वो लकड़ी भी खराब हो जाती। और वही मेरे 50 लाख का अंतर है। उन्होंने उस 50 लाख से हमारे DRC करा ली। ठीक है। ठीक है ना? हमने DRC, अब जो हमारा ये, हमने टैक्स जमा करा दिया 50 लाख पे, जी है ना? मैं जी, अब अपने स्टॉक बुक्स में कैसे कम करूं 50 उसमें लाख भी का? आपको उसे लॉस में दिखाना पड़ेगा ना। अच्छा आप उतने स्टॉक का लॉस दिखाओगे। अच्छा। तो अगर 1% मेरे से इनकम टैक्स में कोई क्वेरी होती है, मेरा इनकम टैक्स छूट नहीं आ जाता उस साल, तो क्या मेरे लॉस को मानेंगे वो? GST वो हम उनको दिखा देंगे, हमने ये वहाँ SIB में रिप्लाई दिया था, उन्होंने हमारे से जमा करा लिया इसके स्टॉक में। वो भी तब अपने लेवल पे जमा करा लेंगे। लेकिन आपको मेंशन तो ये करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब आप एक स्टेटमेंट दे चुके हो कि आपका हम्म, इतना स्टॉक खराब हो गया है, तो आपको तो अपने स्टेटमेंट पे रहना पड़ेगा ना सर। हाँ, एक पे रहना पड़ेगा ना। तो इसे मैं जी स्टॉक लॉस तो क्या कहाँ 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 लेस करूँ? वाधवा जी, ट्रेडिंग। वाधवा जी, जी। आप ना जो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस शीट बनाएंगे ना, हाँ जी। बैलेंस शीट में या तो स्टॉक को कम कर देंगे, अच्छा। और या फिर उसको प्रॉफिट एंड वैसे बेस्ट तो यही कि स्टॉक को ही कम करके उसकी वैल्यूएशन शो करें आप। नहीं तो मैं उसको इसको ट्रेडिंग के लॉस को की जिक्र तो करूंगा ना कि नहीं, जब आप स्टॉक कम करेंगे ना, आपका बैलेंस शीट में जो ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक कम करेंगे ना आप ट्रेडिंग अकाउंट में, तो जो आपका जो मेरा उस साल का क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसी में से कम करूंगा। देखो क्या होगा जब आप स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, जी तो जो स्टॉक आपने बाहर फेंक दिया दीमक की जी वजह से, जी तो ऑटोमेटिकली आपका जो फिजिकली काउंटिंग होगा स्टॉक का, जी उससे जी वो जी ट्रेडिंग अकाउंट में कम आएगा, जी जी उससे जी आपका जीपी कम हो जाएगा, जी उसके साथ का आपका एनपी कम हो जाएगा। जी जी। हाँ, इनकम टैक्स पहले पूछेंगे आपसे कि लॉस क्यों आ गया, हम्म। ठीक है ना, वो इनकम टैक्स वो पहले पूछेंगे लॉस वो क्यों हो गया। वो बाई चांस मेरा इनकम टैक्स में भी लग गया ना केस। वो तो लगेगा ही, जब 50 लाख की वजह से लॉस आएगा। हम्म, तो अब आप अपना उसमें ये सब तैयारी रखिए कि आपका दिमाग लगा, सब काम हुए उसमें, वो मानेंगे या नहीं मानेंगे अलग बात है। अच्छा। मेरे हिसाब से आप इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं सर। जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक बनाते हैं, उसमें जी। क्लोजिंग स्टॉक का बाइफिकेशन कर दें कि इतना स्टॉक, और इसमें से इतने स्टॉक का हमने लॉस हो गया, हम्म। और नेट स्टॉक इतना है। अच्छा, ठीक ठीक। तो जब हम स्टेटमेंट दे क्योंकि सके आप वो पेपर। टीआरसी भी जमा कर चुके हैं ना उतने स्टॉक हाँ की। हाँ DRC कर सके हम। चलो, ठीक ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। एच के लोटा सर। सर सर वेलकम। सर कोई और मेरी कोई और क्वेरी होगी तो सर पर्सनली मिलूंगा आपसे, है नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ना? इट इज वेलकम। थैंक यू। और किसी भाई को सवाल हो तो पूछ लीजिए, अभी फिर टाइम होने जा रहा है। हमारे मुख्य वक्ता साहब आ जाएंगे 5 बजे। किसी भाई को और सवाल हो तो पूछ लीजिए भी अपने। किसी को कोई सेक्शन 61 के कोई नोटिस का कोई जवाब में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, सेक्शन 73 में कोई जवाब में प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं और कहीं प्रॉब्लम आ रही हो इस GST में।
हाँ सर, हेलो। जी हिमांशु जी बोलिए। हाँ सर, एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मान लीजिए सर कि एक नोटिफिकेशन है जिसमें कि सबका डिसाइड किया गया है कि सीटीओ कितने टर्नओवर तक कोई भी असेसमेंट करेगा, और एसी कितने टर्नओवर तक असेसमेंट करेगा, और डीसी कितने टर्नओवर तक असेसमेंट करेगा। तो सर अगर मान लीजिए कि एसी ने अपने लिमिट से ज्यादा टर्नओवर को असेसमेंट कर दिया है, तो वो ऑर्डर अपील में चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अपील उसको कंसीडर नहीं कर रही है, अपीलेट अथॉरिटी। संजय सर, आप इसमें अपनी राय दें। जी, इसमें ये पता करें कि एसी तब उनका डीसी थे, पोस्टेड थे, डीसी थे उस टाइम पोस्टिंग। यदि आप कह रहे हो कि एसी की लिमिट से आगे जाके एसी ने डिसाइड कर दिया केस, आवाज आ रही है? जी 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 जी, अब आ रही है। हिमांशु जी ये बताइए, आपका ये आप अपील में कौन गया है सर? जी अपील सर, ठीक है। अपील में अपील फाइल की है। आपने अपील फाइल करी है उस ऑर्डर के, जी 07 एसी ने फाइल किया है, डीआरसी जी 07 डीआरसी 01। और हाँ हाँ, डीआरसी 013 और डीआरसी 07। जी जी जी। एसी ने एसी किया। ने, जी तो एसी ने किया एडजुडिकेशन ऑफिसर, यदि वो नहीं कह रहे हो कि ये अपील कौन सर, आवाज थोड़ी आपकी नहीं आ पा रही है। संजय सर ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर डीसी अपॉइंट थे उस टाइम पे या नहीं कोई? नहीं नहीं, डीसी अपॉइंट थे सर, डीसी अपॉइंट थे, बट एसी ने वो असेसमेंट किया है। तो ठीक है। सर जब नोटिस आया था आप तभी चैलेंज करते हुए पहले तो उन्हें डीसी से आप बात करते उस टाइम पे? अंकित जी ये चैलेंज नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि अपील अथॉरिटी कंसीडर नहीं कर रही है, ऐसा कोई नहीं नहीं है। सर, जब इन्हें उसी टाइम असेसमेंट के टाइम भी कह सकते थे ना ये कि भाई आपके जुडिक्शन में नहीं है, आप डीसी को करना चाहिए। ये नहीं एक नहीं सवाल। सर ऑर्डर जब इशू हुआ है, उसके बाद जब क्लाइंट आया है मेरे पास, तो मैंने जब अपीलेट अथॉरिटी में किया तो इसको मैंने ग्राउंड बनाया है। वो चीज अपीलेट अथॉरिटी कंसीडर नहीं कर रही है। तो आप ये बताइए कि क्या वो मेरा ग्राउंड जेन्युइन है कि नहीं है। इस पे मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ अगर? जी सर, सॉरी, जी सर, जी। मैं डाइवर्ज कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं सर, बट कोई नहीं। ये ग्राउंड अपीलेबल भी है, चैलेंजेबल भी है, विनेबल भी है, क्योंकि सिमिलर इनकम टैक्स में भी सर्कुलर है कि आईटीओ एक पर्टिकुलर अमाउंट तक के रिटर्न्स को असेस करेगा और बियॉन्ड दैट असेसिंग ऑफिसर चाहता है। और जो सर्कुलर्स जी 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 डिपार्टमेंट के आते हैं अंडर द एक्ट, जैसे इनकम टैक्स में जो भी सर्कुलर आता है दैट इज जी अंडर जी सेक्शन जी 119, these are binding on the department जी and they have to follow. Non-followance or contradiction of the circular leads to the order being null and void ab initio. So ये proper legal ground है which has to be accepted, और अगर अथॉरिटी नहीं मान रही है तो हायर अथॉरिटी को, उससे ऊपर जो अथॉरिटी है उसको करना पड़ेगा। आई बिलीव अभी जीएसटी ट्राइब्यूनल प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुए, सेटअप नहीं हुआ, मगर ये ट्राइब्यूनल लेवल पे तो बहुत अच्छा ग्राउंड है, और इनकम टैक्स में तो बहुत फेवरेबल ऑर्डर आ रहे हैं। अमन जी मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब इन्होंने एडजुडिकेट किया 3 प्रोसीडिंग्स सर हमारे 61 की 73 की, दोनों स्टेज पे उसने नहीं किया, तो प्रोड्यूस किया आपने पेपर्स। अब प्रोड्यूस आपने पेपर किया, उसके बाद जब उसने डायरेक्शन या तो एक्सपायरी हुआ ऑर्डर तो आप चैलेंज कर सकते हैं। यदि आपने रिप्लाई फाइल किया है और आपने इस चीज को चैलेंज नहीं किया है तो अपीलेट अथॉरिटी इस बात को कह सकती है कि आपने इनिशियल स्टेज पे क्यों नहीं किया इसको। आप उस जगह आप मेरिट से कर सकते हो ना। नहीं, वो आर्ग्यूमेंट है, हाँ। मगर इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आई एम फॉरगेटिंग द एनटीपीसी, this being a legal issue can be taken even for the first time at Supreme Court level. लीगल क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट तक आंसर कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अ केस ऑफ मैरिट की केस सही हुआ या गलत हुआ। दिस इज अ केस ऑफ वेदर द पर्सन हु पास्ड द ऑर्डर हैड द जुरिडिक्शन और नॉट। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दिस इज अ लीगल क्वेश्चन। एग्जैक्टली। विदाउट जुरिडिक्शन इट बिकम्स void ab initio. आई एग्री टू योर पार्ट सर, क्योंकि वो बिल्कुल वो बोलेगा कि आपने अब नीचे क्यों नहीं लिया, और ये क्वेश्चन बनेगा कि आपने असेसमेंट में पार्टिसिपेट करा है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, मगर
एसएससी को भी अपने ग्राउंड्स पे स्टिक करना पड़ेगा। दिस इज द लीगल इशू एंड दिस इज द ऑर्डर विदाउट जुरिडिक्शन। मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने रिप्लाई दे दिए, इट कैन बी न रीजन कि वो ऑर्डर को वैलिडेट कर देगा। बिल्कुल बात आपकी बात सही ऑर्डर है। वैलिडेट कर। बट आपने जो चीज, वैसे हिमांशु जी इसके फैक्ट्स क्या थे, किसके अगेंस्ट पे गए हो आप? 2A 3B का उसने मिसमैच निकाला, क्या चीज निकाली जिसके अगेंस्ट में आप गए हो अपील पे? नहीं 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 सर, वो 73 का ऑर्डर था, वो उसके अगेंस्ट हम गए हैं। नहीं तो 73 का ऑर्डर एक्सपायरी है क्या? हियरिंग के बाद है या नॉन हियरिंग में हाइड होके गया हुआ है? सर आवाज क्लियर नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। जी आप पे क्लियर आ रही है आवाज? जी सर, जी यार। आप कम्युनिकेट कर दिए। मेरे हिसाब से यदि हाइड होके गया है और नॉन हाइड विदाउट हियरिंग है, दोनों में दोनों बहुत एंटायरली बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं। अमन जी सर जो इन्होंने फैक्ट रिप्लाई तो सबमिट किया हुआ है सर, रिप्लाई सबमिट किया हुआ है सर इन्होंने। तो रिप्लाई सबमिट किया है तो सर आप मेरिट पे लड़ोगे ना सर, इस ग्राउंड को थोड़ी नहीं मिलता तो उसके सब कंपल्सरी, क्योंकि सर स्टेट के डायरेक्टिव है, जो सर नोटिफिकेशन है ये यूपी गवर्नमेंट का एक डायरेक्टिव है कि जर्नली ये होगा। मगर वहां पे सर एक वर्ड और भी लिखा हुआ है, वहां पर डीसी को पूरी पावर है सीडीओ का केस करने की भी। लेकिन सर छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी का केस नहीं कर सकता ना। नहीं कर सकता बिल्कुल। तो मैं वही तो वहां दो नहीं कर एसी सकता सर। एसी ने डीसी का किया है ना, हाँ डीसी के होते हुए। तो वो टर्नओवर पे देखेंगे ना किस चीज से फाउल आउट हो रहा है। आप सिंगल एक ग्राउंड नहीं ले सकते मेरे हिसाब से, आप ले सकते हो नहीं सिंगल ग्राउंड तो नहीं ली होगी, लेकिन इन्होंने एडिशनल ली होगी ना। आप किसी ग्राउंड को देखिए, आप इसका के विदाउट ज्यूरिडिक्शन उसने कर दिया तो वो सबसे पहले अपील पूछेगी, फिर आप गए क्यों थे जब था? इनिशियली बोल देते मैं जवाब ही नहीं दूंगा। चलिए सर, इस टॉपिक को अभी यहीं पे ये काफी हाईली लिटिगेटिव है, मतलब इट कैन गो आइदर वे, बट हाँ बस ये फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, फैक्ट्स क्या है वो देखने पड़ेंगे, फैक्ट्स सारे देखने जरूर पड़ेंगे, मगर हाँ इट इज अ फाइटेबल ग्राउंड आई वुड। बिल्कुल बिल्कुल, इट हैज टू बी टेकन, अपील में तो लेना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अपने को म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हुए हैं जी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हमारे आज के मुख्य वक्ता सरस्वती पुत्र श्री अमन गर्ग साहब पधार चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो बीच में से हम इंटरफेयर नहीं कर पाए क्योंकि आप बीच में आ गए थे, ध्यान नहीं रहा पहले उस टाइम, और बाद में रिकलेक्ट किया। सर हमारे तो आज के मुख्य वक्ता हैं, सरस्वती पुत्र हमारे आज के यहाँ बैठे हुए हैं। सर आज आपके परिचय के लिए मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रिक्वेस्ट करूंगा श्री शैलेश विश्वकर्मा जी से कि पहले हमारे सरस्वती पुत्र श्री अमन गर्ग जी का परिचय दे दें, उसके बाद फिर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। शैलेश भाई। सैयद सर हाजिर हो गया हूँ सर आपकी सेवा में, और सभी को 5 दिवसीय दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो उपस्थित बड़े हैं उन सबको मेरा चरण स्पर्श हो, स्वीकार हो, और जो मेरे छूटे हैं उन सबको मेरा आशीर्वाद, और सब लोग फूले फले और अब दिन रात तरक्की करें, काम करें, पैसे ज्यादा कमाएं, और ऐसे आशीर्वाद शुभकामनाओं के साथ में आज का परिचय आपको देना प्रारंभ करूंगा हमारे अमन गर्ग जी का। और 10 मिनट पहले तक मैं बहुत प्यारे योगासन में था जिसको निद्रासन कहते हैं, उसमें मैं अभी लिप्त था और बहुत तेजी से उसकी अभ्यास कर रहा था। इतने में हर्ष जी का फोन आया तो मेरे को लगा कि चलो अभी इतना अच्छा अभ्यास चल रहा है, चलो अभी नहीं उठाते हैं फोन। पर मेरे मन ने कहा कि वो फोन उठा लो भाई, पता नहीं क्यों सर का फोन आया है। मेरे दिमाग से ये निकल चुका था आज दिवाली के उत्साह में कि आज शनिवार है और आज हमारे वेबिनार का दिन है। तो हर सर मैं क्षमा चाहूंगा, मैं निंदा सर में इतना लीन था कि मैं आपको कष्ट करना पड़ा मुझे करने के लिए। और आज हमारी उपस्थिति पर भी दिवाली का असर दिख रहा है। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सर का परिचय आपके सामने रख रहा हूँ। सर ने 2021 में नवंबर, मतलब अगले महीने नवंबर 2021 में चार्ट अकाउंटेंट के रूप में योग्यता हासिल की थी। फिर 2023 में एलएलबी करने की डिग्री प्राप्त की थी। डायरेक्ट टैक्स से संबंधित मुकदमेबाजी और परामर्श में आपको 4 वर्षों का अनुभव है। इन्होंने कारपोरेट और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के ग्राहकों की आयकर का आकलन, अपील, परामर्श संबंधी सक्रिय मामलों को सक्रिय रूप से संभाला है। ये इनका परिचय था।
चूंकि परिचय का बड़ा है, लेकिन मैंने को थोड़ा संक्षिप्त कर दिया मेरी निंदासन के कारण। और मैं चाहूंगा अमन सर, अब ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आप अपना उद्बोधन शुरू करिए। आदरणीय अमन गर्ग जी। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो सबको धनतेरस, दिवाली और आने वाले सारी जो भी फंक्शंस है सबकी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग वीकेंड पे है, सब एंजॉय करेंगे, सब अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, बहुत अच्छा लगता है। और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन उपकास फॉर द इनविटेशन। मेरे को जब हर जी का फोन आया था थर्सडे को, मेरे एक दोस्त ने, संकल्प है एडवोकेट, उन्होंने सर को रेकमेंड करा, तो सर ने मेरे को कॉल करा, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ज्यादा देखा नहीं। और एक चीज जो मेरे को सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग करी, ये आज का 301st सेशन है। 301 वेबिनार करना भी, हर टाइम कमिटमेंट देके टाइम देना, सीखना। और ऐसा वेबिनार नहीं बैठे हुए, मैंने 4:30 बजे से मैंने ज्वाइन करके सुन रहा था, मैं समझ रहा था पूरा जीएसटी पे। एक बहुत अच्छा कंप्लीट वो दिया गया वेबिनार, लोगों ने क्वेश्चन पूछे, सब अपनी नॉलेज बढ़ा रहे थे, एंड दिस इज अ ग्रेट कमिटमेंट जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम अ वेरी यंग प्रोफेशनल, और जब मेरे सीनियर्स आप लोग जब ऐसे कमिटमेंट दिखाते हैं तो इट ऑल्सो एनकरेज मी कि आगे बढ़ा जाए और आगे और लेके जाएगा। एंड आई बिलीव ये 300 का 500 और 500 का 1000 बहुत जल्दी होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे और बहुत बड़ी होगी, एंड आई एम थैंकफुल फॉर द ग्रेट अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी। ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं, छोटा सा टॉपिक लिया है। धनतेरस का मुझे पता है सबके घर में पूजा होगी, मगर ये टॉपिक लेने का एक स्पेसिफिक रीजन था। अभी मैं स्क्रीन शेयर करके मैं सब कुछ उसमें दिखाऊंगा। ये ना एक लाइव टॉपिक है। इनकम टैक्स आज की डेट में, स्पेशली जब से 2021 से इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आई है, बहुत ही ज्यादा एक एक्टिव इशू बन गया है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट केसेस जा रहे हैं, जजमेंट्स आ रही हैं। और इनकम टैक्स की लिटिगेशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू होता है, हाई कोर्ट्स के व्यू डिफरेंट हो रहे हैं एक दूसरे से, और इवन एक सिंगल ट्राइब्यूनल का विद इन एक ट्राइब्यूनल के डिफरेंट जजेस के ऑर्डर्स डिफरेंट आ रहे हैं। आज जो टॉपिक है वो ऐसी कंट्रोवर्सी है जो आप में से काफी लोगों ने देखी होगी या देखेंगे। ये स्पेशली हिट कर रही है यूपी, हरियाणा, और जहां पे भी बड़े बड़े लैंड है जिनको एक्वायर करा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ये ऐसी कंट्रोवर्सी बन चुकी है कि जहां पे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट एसएससी ये अपेलेंट के अगेंस्ट है, गुजरात हाई कोर्ट फेवर में है। और उस बेसिस पे आज की डेट में आईटीआईटी दिल्ली का एक मैं अगर इंस्टेंस बता सकूं, आईटीआईटी दिल्ली में 3 ज्यूरिडिक्शन के एसएससी असेस होते हैं। दिल्ली, गुरुग्राम जिनका ज्यूरिडिक्शनल हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, और नोएडा जिनका ज्यूरिडिक्शनल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ये ऐसी कंट्रोवर्सी बन गई है क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट अगेंस्ट है, तो ट्राइब्यूनल में बेंच पूछती है, जजेस पूछते हैं कि आप एसएससी कहाँ का है, वो चेक करते हैं। अगर वो गुरुग्राम का है तो उसकी ज्यूरिडिक्शनल हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, जजमेंट एसएससी के अगेंस्ट जाएगी सेम इशू पे। अगर वो दिल्ली का है, दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट है, जजमेंट अगेंस्ट जाएगी। मगर अगर वो नोएडा का है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की कोई अगेंस्ट जजमेंट नहीं है, तो वो जजमेंट उनके फेवर में जाएगी। और हाई कोर्ट अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट एसएससी के फेवर में। ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू बन चुका है, बहुत ही हाईली एक्टिव इशू है, यहाँ पे अगर किसी ने फेस करा और इनकम को ऑफर करा गया, सॉरी, उसको टेकअप करना चाहिए। और देखते हैं आगे आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। वैसे अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी दोबारा टेकअप हुआ है, और ये अब सुप्रीम कोर्ट में भी टेकअप होगा। तो अब मैं थोड़ा इसको स्टार्ट करने की तरफ लेके चलता हूँ। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो? जी सर, दिख रही है। ओके, तो टॉपिक चालू, जो टॉपिक है हमारा आज का वो है टैक्सेशन ऑन एनहांस कंपनसेशन, टैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस कंपनसेशन। यहाँ पे रिसीव्ड वर्ड लिखना रह गया। टैक्सेशन, टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस कंपनसेशन। उसमें जाने से पहले हम थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में समझेंगे। छोटे से 3 सेक्शन से, ज्यादा उसमें मैं डाइवर्ज नहीं करूंगा। सबसे पहले है सेक्शन 18। जब भी किसी का लैंड एक्वायर होता है उसको राइट मिलता है लैंड एक्विजिशन। वैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट अब चेंज हो गया है, रिफ्लेक्ट आर राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट से, मगर ये कंट्रोवर्सी पुराने एक्ट से ओरिजिनेट हो रही है। सो जब भी किसी का लैंड एक्वायर होता है, सेक्शन 18 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट उन्हें
एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जो कंपनसेशन उसे मिला है उसको वो चैलेंज कर सके। हो सकता है कि कोर्ट उनके फेवर में कर दे, कोर्ट उनके अगेंस्ट कर दे, कंपनसेशन एक्चुअल से कम नहीं होगा मगर शायद बढ़ सकता है। जब कोर्ट कंपनसेशन बढ़ाता है उस सिनेरियो में 2 पॉइंट होते हैं, एक तो कंपनसेशन बढ़ गया, साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं जो मैंने यहाँ पे बनाया है। मिस्टर ए है जिनका लैंड है हरियाणा में, 2010 में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उनका 5 एकड़ लैंड एक्वायर करा 10 लाख का कंपनसेशन देके। उन्होंने 2000 उस जब ही इस कंपनसेशन को चैलेंज करा सेक्शन 18 में, 2015 में जजमेंट आई, कंपनसेशन बढ़ गया 15 लाख रुपए। जो कंपनसेशन बढ़ा उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला, और क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं मिली थी, डिले ऑफ पेमेंट की वजह से उन्हें इंटरेस्ट और मिला। तो अब हमारे सामने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर जहां पे लैंड एक्वायर होता है वहां पे होता है कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन, इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन, फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। ये सेक्शन 28 का आता है लैंड एक्विजिशन एक्ट का, ये सेक्शन 34। जो कंपनसेशन मिलेगा उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, वो कैपिटल गेन है। एनहांस कंपनसेशन मिलेगा, किसी को डाउट नहीं है, कैपिटल गेन है। प्रॉब्लम आती है इस वाले अमाउंट को लेके, क्या ये कैपिटल गेन है, क्या ये इंटरेस्ट है? अगर ये इंटरेस्ट है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाती है, और अगर ये कैपिटल गेन है तो ट्रीटमेंट बदल जाती है। अब ये कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग कहां से हुई वो भी एक अलग ही हिस्ट्री है। 1989 में एक जजमेंट आई, रामाभाई वर्सेस अदर्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सवाल ये था कि जो इंटरेस्ट है वो टैक्स कब होगा, कैसे होगा, एक्रूअल बेसिस पे, कैश बेसिस पे। मैं जजमेंट को बाय वर्ड नहीं पढ़ूंगा, मैं एक जिस्ट दे दूंगा समझाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम इशू हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1989 में कि इंटरेस्ट टैक्स होगा एक्रूअल बेसिस पे, रिसीव हो ना हो टैक्स हो जाएगा। अब ये जेन्युइन हार्डशिप है, क्योंकि हमारे को पता है कि इंडिया में कंपनसेशन आते आते ही 10-12 साल लग जाते हैं, मगर उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट तो कभी मिलेगा पता नहीं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये टैक्स होगा एक्रूअल बेसिस पे। उसके बाद 2009 में एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की अगेन, इन द केस ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फरीदाबाद वर्सेस घनश्याम एचर। अगेन इसमें भी मैं ज्यादा डाइवर्ज नहीं करूंगा रीडिंग में। इस जजमेंट ने सिर्फ, मैं उस पॉइंट पे लेके जाऊंगा जो रेलेवेंट है हमारे लिए समझने के लिए। इस जजमेंट में क्वेश्चन आया कि जो सेक्शन 28 का इंटरेस्ट है, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 28 मिल रहा है एनहांस कंपनसेशन पे, क्या वो इंटरेस्ट है या वो कंपनसेशन का पार्ट है? तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एनालाइज करने के बाद ये बोला कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 28 अनलाइक इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 34 इज एन एक्रिएशन ऑफ वैल्यू। उनका कहना है कि सेक्शन 28 का इंटरेस्ट वैल्यू का बढ़ावा है, इंटरेस्ट ना कि सेक्शन 34 की तरह जो डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट है। Hence, it is a part of compensation and consideration, which is not the case in the case of interest under section 34. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सेक्शन 28 is not interest in by nature,
वो एक इंटरेस्ट नहीं है, वो कंपनसेशन है। वो क्योंकि एसएससी को जो कंपनसेशन कलेक्ट, सॉरी, सेक्शन 28 का जो इंटरेस्ट है वो जो कंपनसेशन एसएससी को कम मिला है उसका मुआवजा है टाइप का, और उसे कंपनसेशन ही माना जाएगा। इन द मीन टाइम होता क्या है, ये जजमेंट आज भी स्टैंडिंग है, 2009 की जजमेंट घनश्याम एचयूएफ के आज भी स्टैंडिंग है। इन द मीन टाइम सरकार को पता चलता है कि जो 1989 की जजमेंट है उससे एसएससी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए वो 2010 में एक अमेंडमेंट लाते हैं जिसको वो वाया सर्कुलर एक्सप्लेन करते हैं। रेलेवेंट पैरा ये है, मैं इसको थोड़ा रीड करना चाहूंगा, ये बहुत रेलिवेंट पार्ट है क्योंकि इसी की वजह से सारी कंट्रोवर्सी अब चालू हुई। Rationalization of provision of taxation of interest received on delayed compensation or enhanced compensation. Rationalization of provision for taxation of interest received on delayed compensation or enhanced compensation. The existing provision of income tax provide that income chargeable under that profit and gains of business and profession and income from other sources shall be computed in accordance with the cash or mercantile system, accounting regularly employed by the assessing. Further, Honorable Supreme Court in the case of Rama Bhai versus CIT has held that arrears and interest computed on delayed or enhanced compensation shall be taxable on accrual basis. This has caused hardship to the taxpayer. With the view to mitigate the hardship, Section 145A, जो आज की डेट में अमेंड होकर 145B बन गया, is amended to provide that interest received on by assessee on compensation, enhanced compensation, shall be deemed to be the income of the year in which it was received, irrespective of the method of accounting followed by the assessee. इस अमेंडमेंट में उन्होंने बोला कि भाई इस अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने कहा कि भाई जो असेसी है उन्हें प्रॉब्लम हो रही है आज की डेट में, क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे अगर आप इंटरेस्ट को टैक्स कर दोगे कि अगर वो रिसीव हुआ नहीं हुआ मगर आपका ड्यू हो गया तो जेब में तो कुछ आया नहीं, उसकी बजाय उसके ऊपर टैक्स और चला गया। तो उन्होंने कहा हम उस हार्डशिप को खत्म करने के लिए ये रैशनलाइजेशन कर रहे हैं कि जिस साल में एक्चुअल में रिसीव होगा हम सिर्फ उसी साल में टैक्सेबल करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ये इंटेंट था इस अमेंडमेंट का। 2009 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इंटरेस्ट ऑन अंडर सेक्शन 28 इज अ कंपनसेशन, पार्ट ऑफ कंपनसेशन, उसका ट्रीटमेंट कंपनसेशन की तरह होगा। अगर कंपनसेशन एग्जेम्प्ट है, जैसे कि सेक्शन 1037 में कंपनसेशन रिसीव फॉर क्या कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्जेम्प्ट होगा। अगर वो कैपिटल एसेट है तो सेक्शन 45 के हिसाब से चलेगा। आज तक ये कंट्रोवर्सी यहाँ पे ही रुकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को गुजरात हाई कोर्ट ने अपहेल्ड करा 2015 में इन द केस ऑफ मोवालिया बीकूभाई बालाभाई वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये बात यहां तक कंफर्म थी, 2015 तक कोई कंट्रोवर्सी चल नहीं रही थी, जजमेंट सपोर्ट कर रही थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को अपहेल्ड करा कि सेक्शन 28 का इंटरेस्ट इज अ इंटरेस्ट, इट्स अ कंपनसेशन, ट्रीटमेंट उसका कैपिटल गेन की तरह होगा, कोई टैक्स लगेगा नहीं। फिर आई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट इन द केस ऑफ महेंद्रपाल नाहर। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट को भी कंसीडर करा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी कंसीडर करा, मगर उन्होंने दोनों जजमेंट्स में एक डाइवर्जिंग फैक्टर निकाला। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो अमेंडमेंट से पहले की है, और उन्होंने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो उस इशू पे ही नहीं है कि सेक्शन 28 का क्या है, इंटरेस्ट है या कंपनसेशन है। और उन्होंने कहा इवन अदरवाइज, जो लाइन है यहाँ से चालू हो रही है, देयर इज अनदर aspect, i.e. the language of 56(7) and section 57(4) of income which is plain and simple and unambiguous। मैं यहाँ पे साइड में खोल भी देता हूँ ये सेक्शन दिखाने के लिए। उन्होंने कहा कि सेक्शन 56(2)(8) की लैंग्वेज जो है अनएम्बिगुअस है, क्लियर है, so there is no scope of taking outside it of giving interpretation to newly inserted subsection and clauses। उन्होंने कहा हम तो लिटरल इंटरप्रिटेशन लेंगे, सॉरी
हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन लिया और हमने माना कि ये जो अमाउंट होगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 28, ये एज अ इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, ना कि एज अ कंपनसेशन। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को फॉलो करा, उन्होंने बाकी सारी जजमेंट्स को ओवररूल करा और एसएससी के अगेंस्ट जजमेंट दे दी। अब हम इन सब चीजों से हुआ क्या, यहां तक तो सिर्फ जजमेंट सेक्शंस की कहानी थी। जो कंफ्यूजन थी वो अब यहां से चालू हुई। काफी एसएससीज ने, जिन्होंने इनकम इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ था एनहांस कंपनसेशन में, उनको एज अ कंपनसेशन दिखा के उसको एग्जेम्प्ट करके अपनी रिटर्न फाइल कर दी। 2 करोड़ का इंटरेस्ट हो या 4 करोड़ का इंटरेस्ट हो, एग्जेम्प्ट कर दी। उनको इस केस में 263 होने लग गए। 263 हुए, इनकम असेस हुई और एडिशन हुई। मैटर पहुंचा ट्राइब्यूनल। आईटीएटी दिल्ली ने 2024 में ये जजमेंट पवन कुमार वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर रोहतक में सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही बोला है, और जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है उन्होंने करेक्ट व्यू नहीं लिया। लैंग्वेज ऐसा नहीं कहती मगर इंटरप्रिटेशन यही है। और उन्होंने कहा जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ सेक्शन 28 का, वो कंपनसेशन है, टैक्सेबल नहीं होगा, इसलिए 263 का ऑर्डर अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज रॉन्ग। सेम ईयर में 2024 में आईटीएटी दिल्ली की दूसरी बेंच की जजमेंट अगेन अगेंस्ट द पीसीआईटी रोहतक, उन्होंने कहा नहीं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सही है और जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है दैट शुड बी टैक्सेबल अंडर इनकम अदर देन अदर सोर्सेज, एंड दे हैव फॉलोड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। आज की डेट में ये इशू इतना हाईली डिबेटेबल बन गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इज रिकंसिडरिंग इट्स जजमेंट। मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था महेंद्र लाल पाल नारंग के केस में, और वहां पे ये जो एसएलपी थी वो डिसमिस हुई लिमिनी। अभी ये एक्टिव इशू है जो अभी ये आज की डेट में एक बहुत ही ज्यादा हाईली डिबेटेबल और हाईली एक्टिव इशू है, जहां पे एसएससीज को हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है, जहां पे उनके 263 हो रहे हैं, जहां पे उन्होंने गलती से अगर रिटर्न में इंटरेस्ट को एज ए इनकम डिक्लेयर कर दिया था, वहां पे वो 264 करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट हो रही है। और जब ये सेटल्ड इशू नहीं, और जब मैंने इसको पिक करा, इसका रीजन यही था क्योंकि मैं थर्सडे को जब मेरे को सर का कॉल आया तो मैं सोच रहा था कोई ऐसा इशू तो होना चाहिए जिससे एटलीस्ट हम सब एक नॉलेज शेयर कर सकें और एट द सेम टाइम हम एक यूजफुल कर सकें कि कैसे हम इस टॉपिक को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि ये एक असेंबलेंस है, एक जो गैदरिंग है वो सारे प्रोफेशनल्स की है, एंड प्रोफेशनल शुड टेक अ कॉन्जेंटन एंड क्लियर व्यू कि हाउ शुड वी टेक दिस इशू। फ्रॉम माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू सेक्शन 28 का नेचर बहुत क्लियर था। इट वाज always interest on enhanced compensation. It was not a interest in by nature, it was enhanced compensation. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो जजमेंट ली वो उन्होंने रिलायंस प्लेस करी अमेंडमेंट में जो 2010 में आई थी। उस अमेंडमेंट ने कभी भी अर्लियर जजमेंट ऑफ 2009 ऑफ घनश्याम एचयूएफ को ओवररूल नहीं करा। पंजाब हाई कोर्ट का व्यू इन माय पर्सनल व्यू इज नॉट करेक्ट। Yeah, and Delhi High Court following the same also I don't think is the right approach, and this should be taken to a full closure with a favorable conclusion in the case of assessees, and I think hopefully यही outcome होगा। Hopefully मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, मैंने बहुत शॉर्ट एक प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करी थी। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो आई कैन टेक इट अप। हेलो, अगर किसी भाई का इस संबंध में कोई सवाल हो, इस टॉपिक सर ने पढ़ाया है, तो अपने सवाल पूछ लीजिए। सब मैं पहली रिक्वेस्ट यही करूंगा, मुझे अमन बोले, मैं नहीं सबसे सर, जूनियर हूँ, मैं पूरी ऑडियंस में नहीं सर, ये हो नहीं सबसे सकता सर। ये क्लास है, हम यहाँ सब स्टूडेंट बैठे हुए हैं आपके सामने। नहीं सर, स्टूडेंट नहीं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा अपने बारे में। मैं शायद आप लोगों को आइडिया हो, विजयन सर के साथ पहले काम करा। आई एम नाउ वर्किंग फॉर अ बिग फोर। विजयन सर मेरे गुरु रहे हैं प्रोफेशन के, वो आईसीआई के प्रेसिडेंट थे, अब एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि एक प्रोफेशनल, उनसे जो मैंने चीज सीखी कि एक प्रोफेशनल हमेशा पढ़ता ही रहता है।
तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था मगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे इसलिए लगा क्योंकि ये एक्टिव इशू है। इतने सारे एडवोकेट्स मेरे सामने हैं, मेरे को उनके सामने बोलने का मौका मिला, दैट्स माय प्रिविलेज। मगर मैं चाहता था कि इसके बारे में जितना ज्यादा आगे बातें बढ़ें, क्योंकि कई लोग इसमें ऐसी गलतियां भी कर रहे हैं कि वो रिटर्न में इसको टैक्स को ऑफर करे जा रहे हैं इनकम को, एंड दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच, दिस इज अ फाइटेबल इशू एंड वी शुड फाइट ऑन इट। कंक्लूजन अगर बाद में अगेंस्ट आएगा तो आएगा ही, आज ही टैक्स देके क्या फायदा। सो अगेन टू द पॉइंट, आप मेरे को अगर वैसे अमन बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बट जैसा आपको ठीक लगे सर। जैसे होली हो निकल नहीं सकता था जवान से। सर हाँ, मगर अगर किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, किसी ने ऐसी कोई कंट्रोवर्सी देखी हो, कोई चीज इनसे संबंधित या कुछ भी, प्रॉपर्टी डीलर का कोई केस हो और उनके पास इस संबंध में कोई हो गया, किसी के क्लाइंट को जमीन का कंपनसेशन मिला हो और उनका इंटरेस्ट अभी पेंडिंग हो, अभी इंटरेस्ट नहीं मिला हो उस कंपनसेशन का, ये स्पेशली उनके केसेस में होगा जो गांव वगैरह की लैंड, जो गांव की एग्रीकल्चर लैंड आजकल नेशनल हाईवे में या एक्वायर हो रही है। हाँ, ये एक्वायर हो रही है उसके लिए जी। अच्छा, एक इसमें मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा, अभी सर ने बहुत अच्छी बात बताई, जो राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट भी अभी आया है, अमेंड हुआ है, उसमें एक प्रॉब्लम आई थी। एनएचएआई उन्होंने ना अपने स्केड्यूल में उन्होंने बोल तो दिया था जो कंपनसेशन मिलेगा उस पर इनकम टैक्स लगेगा नहीं, सेक्शन 95 या 96 है राइट टू फेयर कंपनसेशन का, पर उन्होंने ना सेक्शन 105 में स्पेशली एक स्केड्यूल को एक्सक्लूड करा था जिसमें एनएचएआई एक्ट भी इन्वॉल्व होता था। अगर कोई भी एक पोजीशन एनएचएआई एक्ट के अतिगत हुआ है, उसका मिला हुआ कंपनसेशन टैक्स हो रहा था। ये कंट्रोवर्सी बन गई थी क्योंकि एक्ट की लैंग्वेज क्लियर नहीं थी। तो रिसेंटली इसमें आईटीआईटी अहमदाबाद आई बिलीव एक जजमेंट आई है जिन्होंने कहा नहीं, एनएचआई के अगर एक्ट के अंदर भी एक्वायर हुआ है और उस पर भी कंपनसेशन मिला है, वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। ये भी एक नया प्रोपोजिशन अभी मार्केट में चल रहा है, एक ओपिनियन भी हमने दी थी इस बारे में, क्योंकि ये भी एक कंट्रोवर्सी है कि अगर एनएचआई एक्वायर कर रही है लैंड एक्सपेंशन के लिए, लैंड को हरियाणा की साइड बहुत हो रहा है, सो अगर वहां पे एक्वायर कर रही है एनएचआई तो उस कंपनसेशन की टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी। और जो कंपनसेशन होता है कई करोड़ों में होता है, सो उसमें भी अब फेवरेबल एक जजमेंट है, तो वहां पे भी अब एक डिबेटेबल इशू है और सीधा सीधा हमें उस पर टैक्स देने की बजाय वी शुड टेक अवर व्यू एंड फाइट इट आउट। संतोष भाई कोई सवाल होगा आपके, कोई जमीन एक्वायर हो रही हो वहाँ पे? संतोष जी, संतोष दुबे साहब, कोई सागर में जमीन एक्वायर हो रही हो? मैं कह रहा हूँ सागर में आपकी जमीन एक्वायर हुई हो? अगर इसके सिवा भी अगर कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मैं भी उसका अगर कोशिश कर सकता हूँ उसको आंसर करने की, अगर वो भी होंगे तो आई कैन ट्राई कोई टू सवाल हो इनकम टैक्स से संबंधित सवाल हो आपका? आपका माइक्रोफोन बंद है। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं कह रहा हूँ आपका इनकम टैक्स से संबंधित सवाल कोई हो या जीएसटी संबंधित? कोई वकील एडवोकेट्स हैं तो इनकी एकदम तो 50% ही मानी जाएगी ना सर? वकील एडवोकेट, ये सर आप जो 44AD वाला जो कह रहे हैं ना, हाँ वो प्रिजम्पटिव है। अच्छा। वो प्रिजम्पटिव है, आप ले सकते हैं मगर उसके हिसाब से ना वो भी नहीं कर सकते। मतलब इसका मैं एक एग्जांपल दूं, 50% का लाने का कारण क्या था? गवर्नमेंट ने कहा कि दो प्रिजम्पटिव चलती है, एक प्रॉफिट बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी चलती है और एक प्रोफेशनल्स के भी चलती है। प्रोफेशनल 44AD है और वो बिजनेस 44AD है। उन्होंने कहा कि यार आप इतने सारे एक्सपेंसेस डिटेल में डालते हो, कौन चेक कर रहा है क्या पता है, हम नहीं जाएंगे, हम मान के चल लेंगे कि 50% आपने जो करा है कमाया प्रोफेशनल के केसेस में वो एक्सपेंस है। बिजनेस के केस में तो सिर्फ 8% डिक्लेयर करना होता है एज अ इनकम। सो आप उसको 50% पे डिक्लेयर कर सकते हैं, मगर सब्सिक्वेंटली उससे कैपिटल नहीं बना सकते। मतलब आपने 25 लाख रुपए कमाए, आपने डिक्लेयर करी 12.5 लाख रुपए की इनकम, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाकी बचे हुए 12.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में नहीं जमा कर सकते कि भाई मेरे 25 लाख रुपए कमाए, खाली डिक्लेयर इनकम वो 12.5 लाख रुपए करी। वो खर्चा भी होना चाहिए। नहीं, जैसे बैलेंस शीट मेंटेन करते बैंक में यदि दिखा देंगे तो खर्चा नहीं हुआ ना, दैट इट। हाँ, खर्चा नहीं हुआ तो फिर वो it cannot be shown in the bank. हाँ, it should be expended. It cannot lead to capital creation. That is a bigger question. अभी बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं तो उसमें 50% बताते हैं। नहीं, फिर तो सर वो गलत हो जाएगा ना, फिर वो तो क्या कहते हैं? Sir, actually it was allowed because ये deemed expenditure, ये मानते हुए कि हो गया, it may be little more or less, that is a different. So that was the concept. Even I think doctors के केस में भी प्रेजेंटिव इनकम है,
बिकॉज हाँ माई जो ब्रदर इन लाइक तो दे आर तो खर्चे जो कोई कैश वगैरह जो होता है उसको वो करते रहते हैं सर, तो क्योंकि दैट वाज द प्रोफेशनल पर्पस। प्रोफेशनल के केसेस में ना एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत हो जाती है कि एक एक एक्सपेंस को वेरीफाई कौन करे। प्रिजम्पटिव इनकम का इंटेंट ये था कि हम मान के चलेंगे कि इतना परसेंट आपकी इनकम से एक्सपेंस होता ही है। और जो दुबे जी ने क्वेश्चन करा कि मैं उसको 50% बैलेंस शीट में दिखाऊं, तो वो क्या कहते हैं अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम हो जाएगी। इनकम तो आपको पूरी रिपोर्ट करनी पड़ती है। जब इनकम टैक्स फाइल कर रहे होंगे तो टैक्सेबल इनकम 50% रह जाती है। हाँ, तो टैक्सेबल इनकम अपन 50 से ज्यादा बता रहे बैलेंस शीट में भी। हाँ बैलेंस शीट बैलेंस शीट में तो मतलब फाइनेंशियल्स में तो आप पूरी दिखाएंगे। टैक्स फाइल आईटीआर फाइल करते हुए उसको टैक्सेबल आप जो 44 एडीए आप ऑप्ट करेंगे तो आप उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। 50% के लोग 60% भी कर देते हैं ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि 50% बहुत ही लो वही बेसिक लिमिट है। तो कुछ 60-65 भी परसेंट कर देते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द टैक्स। क्योंकि जैसे अभी भी अमेंडमेंट आई है काफी, जैसे 12 लाख तक की इनकम को एग्जेम्प्ट करा गया इन अ सेंस कि आपको उसका रिबेट मिल जाता है। जी। तो काफी प्रोफेशनल्स को ये एडवाइस करा गया जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं कि आप इसको सैलरी ले, जिनकी सैलरी 24 लाख रुपए है, आप इसको 24 लाख की सैलरी की बजाय इसे एज अ रिटेनरशिप ले लें और एज अ प्रोफेशनल फीस ले लें, ताकि आप इसको 50% दिखा के 12 लाख रुपए तक अपने आप को टैक्सेबल लिमिट में ले आएंगे, तो आपके 24 लाख पर टैक्स बन जाएगा। दैट इज मोर ऑफ अ बिगर टैक्स प्लानिंग, बट हाँ ये पॉसिबिलिटीज हैं। ओके सर, थैंक यू। और किसी भाई को सवाल हो? गोविंद जी आपका कोई सवाल है आजमगढ़ वालों? ऋषि या सूरज जी आपका कोई सवाल है? इंद्रेश दीक्षित जी इटावा कोई सवाल है आपका? पवन गुप्ता जी? नो सर, थैंक यू। ठीक सर। शैल्या मैडम? शैल्या मैडम? नहीं सुन रही। तरुण गुप्ता जी? सर जो अभी आपने बताया कि 24 लाख रुपए पे आप प्रोफेशनल फीस ले सकते हैं, तो उसमें तो सर टीडीएस की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। टीडीएस कटेगा मगर आखिरी में तो सारा रिफंड हो ही जाएगा ना वो, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम नील हो जाएगी ना। टीडीएस तो 10% पे कटेगा ही कटेगा, बट बाद में वो सारा का सारा वापस मिल जाएगा। 24 लाख पे आपकी टैक्सेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक 12 सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए 12,75 तक टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। 12 लाख रुपए की बेसिक लिमिट है, 75,000 उनका वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। दूसरे केस में जो 24 लाख को एज अ प्रोफेशनल, मतलब दिस इज अ टैक्स प्लानिंग गोइंग ऑन इन मार्केट जो चल सकती है, क्योंकि उसमें सिनेरियो यही है कि वहां पे आपको टीडीएस कटेगा मगर वो आपको आखिरी में सारा मिल जाएगा। और किसी भाई को सवाल हो? पृथ्वी असो जी? जी सर। कोई सवाल किसी का है नहीं, क्या करा जाए? सर क्यों शैलेश भाई? आज धनतेरस से इसको समाप्त किया जाए देन, यदि कोई क्वेश्चन नहीं है, सबने तो काफी चीजें बताई हैं इंपॉर्टेंट चीजें, तो क्वेरी नहीं है तो वी शुड एंजॉय धनतेरस एंड दिवाली। दैट इज द क्या होता है, लैंग एक्वायर जो है वो हर जगह नहीं होती ना एक्चुअली सर। तो मोस्ट ऑफ द जो वकील होते हैं उनके पास इस तरह के प्रकरण कम से कम आते हैं। अब जहाँ पर एनएचआई नहाई के प्रकरण चल रहे हो या जहाँ पर वो ग्रीन क्या बोलते हैं रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रही हो, वहां पर ही ये सब प्रकार के प्रकरण ज्यादा आते हैं। बाकी इस तरह के प्रकरण बहुत रेयर केस में मतलब आते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि 20% से अधिक केस ही होंगे जो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सके। ये इंडिविजुअल अभी एसएससी के बनारस में काफी हो रहा है सर, हाँ, ये रोड वाइडनिंग में यहाँ पर जो कंफर्ट लोक चल वगैरह रहा बन रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ राम राजा लोक बन रहा है ओरछा में, तो वहां पे भी इस तरह के प्रकरण आ सकते हैं।
ओरछा का प्रकरण जो है, जो निवाड़ी के जो वकील होंगे वहां पर वो पूछ पाएंगे, या हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम पर आप उससे पूछ पाएंगे। वैसे भी अगर इंडिविजुअल वैसे दीपक जी के ऐसे पास एक आध क्वेश्चन तो होना चाहिए। सर नमस्ते। सर नमस्कार, सर नमस्कार सर। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक सर। हर सर नमस्कार, धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकबाद। दीपक सर आपका कोई सवाल हो? सर एक्चुअल में लैंड एक्विजिशन पर एक मेरा क्वेश्चन था गर्ग सर से कि सर अगर कोई लैंड एक्विजिशन करता है गवर्नमेंट की, तो उसका लिए क्या फॉर्मेलिटीज रहती है सर? टीडीएस में थोड़ा सा बताएंगे सर। नहीं, गवर्नमेंट की लैंड एक्विजिशन करता है या गवर्नमेंट गवर्नमेंट लैंड, की कोई, यस गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करा है? यस यस। नहीं, गवर्नमेंट की लैंड एक्वायर कर रहा है या नहीं, गवर्नमेंट लैंड अगर एक्वायर? सर कोई जैसे लाइक हाईवे पर किसी की अपनी लाइक लैंड है और उसको गवर्नमेंट एक्वायर करती है, बिकॉज अपना उनका अपना लाइक जो वहां से कोई भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होता है वो निकलता, उसके हाँ, लिए समझ। सर किस तरीके से प्रोसेस करते अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें टैक्सेबिलिटी का क्या सीन हैं? है? यस सर। सो उसमें क्या होता है, वैसे तो इसमें टीडीएस की कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, इसमें आएगी एडवांस टैक्स की। पहले तो नेचर देखा जाएगा कि जो लैंड है, इफ इट इज अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर नेचर, जो 10 सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 में एग्जेम्प्ट है, तो लायबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आता। मगर अगर वो ऐसा लैंड है जो कैपिटल एसेट था, जिसपे कैपिटल गेन बन सकता है, हाँ, ये तो उस कोल्ड केस, स्टोरेज की अगर लैंड है तो उसमें क्या? हाँ, तो उस सिनेरियो में फिर सर आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अज्यूम करिए कि आपका इस क्वार्टर में एक्वायर हुआ और कंपनसेशन रिसीव हुआ, तो नेक्स्ट क्वार्टर की एडवांस टैक्स की टाइम प्लान पे आपको उसके ऊपर क्या कहते हैं एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस टैक्स जो सेक्शन 234 बी और सी के जो इंटरेस्ट होते हैं, उसमें ये दो ही एग्जाम्पशन है, उसमें से एक है कैपिटल गेन वाली, क्योंकि ये इनकम को आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि ये होगी, ये होती है कभी कभार कोई ट्रांजेक्शन होगी जब होती है। सो उस क्वार्टर में तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, नेक्स्ट क्वार्टर में आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा अगर वो इनकम टैक्सेबल है। ठीक है, राइट राइट, थैंक यू। थैंक यू सर। अब एक मिनट है। संजय संजय जी चले गए क्या? चलिए, मेरे ख्याल से अब कोई क्वेश्चन शेष नहीं रह गए हैं। हाँ सर। पृथ्वी सर कहाँ हैं? जी सर। मेरे ख्याल से हर सर की अनुमति ले ली जाए और आज का सेशन यहीं खत्म किया जाए। थैंक यू सर। सभी आदरणीय मित्रों को, वेबिनार में उपस्थित आदरणीय मित्रों को हमारा नमस्कार, सभी को प्रणाम पेश करते हैं। उपकाश वेबिनार के इस हमारे 301 सफल आयोजन में की संध्या पर समापन सत्र में सभी का स्वागत है। हम एक अच्छा प्यारा सा हमारे भारतवर्ष का, हमारा संस्कृति का त्योहार मनाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। उस सुंदर से त्योहार की सभी मित्रों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सभी के लिए यह सुंदर त्योहार मंगलमय हो, माता लक्ष्मी कृपा सभी पर बरसे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम हमारे आज के आदरणीय गुरु हमारे अमन गर्ग जी का प्रणाम स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। उनके लिए दो शब्द मैं कहना चाहूँगा। आप जैसे गुरु के बिना महफिल नहीं सजती, जैसे चांद के बिना रात अधूरी लगती है। धन्यवाद भगवान आपका, जिन्होंने अमन गर्ग जैसे गुरु दिए, जिनके आने से जिंदगी में रोशनी सी लगती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू आपका। सर, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया, आप सबने मेरे को इनवाइट करा। हम हमारे सभी शॉर्ट मित्रों सेशन था। हम हमारे सभी आदरणीय मित्रों की ओर से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपका Thank you. धन्यवाद करते हैं। आप जिन्हें आपसे डिफरेंट सब्जेक्ट पर बहुत सुंदर सी वाणी से बहुत अच्छा सा नॉलेज दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके लिए Thank माता you. सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, वो आप पर ऐसी कृपा बनाए रखें और आप आगे भी हमारा ऐसे ही ज्ञान अर्जन कराते रहे। कोई अच्छे सुंदर से सब्जेक्ट पर आए सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है।
आपकी वाणी थैंक यू बहुत सर, बहुत सुंदर शब्दों में समझाया सर, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सर, आपको। थैंक यू हैप्पी हर्ष जी, दिवाली थैंक यू सर। जी, पृथ्वी जी, थैंक यू सर सर। अभी 5 मिनट हो गए सर, बस चले आगे चले। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम आप हमारे समस्त संगठन, जिसमें उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश तथा हमारे वेबिनार में उपस्थित सभी अधिवक्ता मित्र मातृशक्ति गोष्ठी से आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। समापन की कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय इनकम टैक्स में वक्ता जो है अजय अग्रवाल जी, उनका भी सभी मित्रों की ओर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पुनः कड़ी को अगर आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय मित्र अंकित गर्ग जी, जो हमें बहुत सुंदर सा नॉलेज अपने जीएसटी सब्जेक्ट पर देते हैं, हम सभी मित्रों की ओर से उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू अंकित गर्ग जी। पुनः कड़ी के आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय शैलेश विश्वकर्मा जी, जो हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हैं, हमारी बागडोर संभालते हैं, उनका भी सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। समापन की पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे संजय भटनागर जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आभार आपका। पुनः समापन की कड़ी को अंतिम वेला में पहुंचाते हुए हमारे परम आदरणीय हर्ष शर्मा जी, जो ऐसे भागीरथी है जिन्होंने यह प्यारी सी ज्ञान की गंगा हमारे भारतवर्ष में हमारे सभी मित्रों के लिए लाए हैं, हम सभी मित्रों की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी आदरणीय मित्रगण मातृशक्ति जो इस वेबिनार में हमारे आज के आदरणीय अमन गर्ग जी प्रमुख वक्ता को ध्यान से सुना और इस सफल वेबिनार को सफल आयोजन में बनाया, परिणित किया। इस सफल आयोजन के में उपस्थित सभी आदरणीय मित्रों को प्रणाम, सभी का आभार, सभी को धन्यवाद करते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। इसके कड़ी के साथ हम सभी से गुजारिश करते हैं, प्रोग्राम के अंतिम वेला में हम राष्ट्रगान के लिए हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सबको पुनः बहुत बहुत धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली पर्व की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी अगर आगे त्योहार आ रहे हैं हमारे सबकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके यहाँ खूब जोर शोर से सबके त्योहार मनाएं, खूब आप लोग एंजॉय करें। तो अगले सप्ताह फिर आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। सर एक मिनट, बंद करने के पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। जी बोलिए। एक मतलब 2 मिनट का आपसे समय लूंगा। हमारे पास एक SMS एक व्हाट्सएप मैसेज आया है, वो आपके सामने दोहराना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा सुन लें एक बार। आज के दिन सोना चांदी ही नहीं, सही इनपुट टैक्स क्रेडिट भी सबसे बड़ा धन है। ITC को भी धन माना गया है। भगवान धनवंतरी आपके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और GST रिटर्न जैसी समय पर आने वाली खुशियां लाएं। आपका व्यवसाय का आउटपुट भी बढ़े, इनपुट भी सही मिले और हर ट्रांजेक्शन पर टैक्स जो है प्रॉपरली टैक्स पेड रहना चाहिए। आपका जीवन GST 9 की तरह संपूर्ण हो। आपकी खुशियां 18% की दर से नहीं, असीमित दर से बढ़ते रहें। शुभ धनतेरस। ये मैंने मुझे प्राप्त हुआ था, मैंने आप सबके सामने दोहरा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रकाश रोरा जी अगर आ गए हो तो क्या कह रहे थे? नहीं आए हैं, प्रकाश रोरा जी भोपाल से, उन्होंने जुड़े हैं।
मैसेज उनको मिल नहीं पा रहा था, मैंने कॉल करके कहा कि सर आप करिए, मैं कहा ठीक है भेज रहा हूँ। चलिए अब अगली मीटिंग में उससे प्रश्न का जवाब ले लिया जाएगा। ठीक है, ठीक। बाय बाय, गुड नाइट।